नमस्कार साथियों, हमारे साथ है डॉक्टर राम सिंह सामोता जी। डॉक्टर साहब, जन आंदोलनों के आप बहुत से साक्षी रहे हैं। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल को लेकर के देश भर में बहस चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2023 में पारित हो चुका, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि साहब महिला बिल को विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या सच्चाई है? ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। ये परिसीमन बिल था कि किस प्रकार से देश में सीटों का बंटवारा होगा, सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी, उनका आधार क्या होगा। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका है, जो पूरे देश में लागू है। अब बड़ी विडंबना है कि संसद का जो सत्र था बजट का, उसके ख़त्म होने के बाद में इस देश के टैक्स पेयर लोगों के का जो पैसा है, गाड़ी जो कमाई है उन लोगों की खून पसीने की, उस पैसे का दुरुपयोग करने के लिए सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोगों ने 2 दिन का विशेष सत्र बुला के उन साधन संसाधनों का मिसयूज किया। क्योंकि एक तरफ चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ 16 अप्रैल 2026 को देर रात को आदेश जारी होता है कि महिला आरक्षण जो नारी वंदन अधिनियम है वो लागू होगा। तो आप फिर चर्चा किस पे कर रहे हो? ये परिसीमन बिल था। ये इसका महिला आरक्षण बिल से कोई संबंध नहीं था दूर दूर तक। लेकिन उसकी आड़ ली गई। बिल्कुल। और इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देखिए विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे दूसरी तमाम सपा बसपा कोई भी पार्टियां वो सब लोग महिलाओं के विरोध में हैं। ऐसा नहीं है। जब महिला आरक्षण बिल इससे पहले भी देश में बहुत बार आया है और सरकारों ने कोशिश की लेकिन पारित नहीं हो पाया। लेकिन जब अभी 2023 में ये बिल पारित हुआ तो तमाम हमारे देश के जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मात्र 2 लोकसभा सदस्यों ने इसके विपक्ष में मतदान किया था। बाकी सब लोगों ने एक राय और एक आवाज़ में महिला आरक्षण बिल 2023 को पारित करने में सहयोग किया गया। लेकिन अभी उसके समय क्या दुविधा हो रही है? उस समय सब लोगों ने मांग उठाई कि इसको अभी से लागू करो ताकि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें लागू हो सके। लेकिन उससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिला आरक्षण का बिल था, उसमें बाकायदे कहा गया कि पहले जातिगत जनगणना होगी और जनगणना के बाद में परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद में सीटों का जो निर्धारण होगा उनमें से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये प्रोविजन था 2023 में। बिल्कुल। और उसमें एक बड़ी दुविधा थी कि ओबीसी की महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं था और एसटी एससी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी जो एसटी और एससी की जो रिजर्व सीटें हैं उनका 1/3 भाग दिया जाए, उसी में समावेशित। उसी में वो भी गलत है। और अब जो बिल था उसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि हम न तो परिसीमन जातिगत जनगणना करवाएंगे और हम परिसीमन करवाएंगे, लेकिन उसका आधार क्या होगा? 2011 की जनगणना। जबकि ये पिछले 16 सालों में तो बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया है। और आप ये देखें कि 2011 की जनगणना के हिसाब से आप करवाओगे तो जो दक्षिण के राज्य हैं उन राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाई, इस देश के डेवलपमेंट में उन्होंने योगदान दिया। और उनका जो दक्षिण की जितने भी स्टेट हैं उनका विकास देखिए आप, वो कितने एडवांस है उत्तर भारत के लोगों से। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में, सब में हमारे से आगे, बिजनेस में। अगर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया तो क्या आज उनका आप प्रतिनिधित्व घटा दोगे? तो इसका मतलब उन्होंने कोई योगदान नहीं देना चाहिए था। आप सिर्फ अपनी कुर्सी को, सीट चोरी को बरकरार रखने के लिए महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो परिसीमन बिल ला रहे थे, वो भी मनमर्जी का, ताकि उससे इस प्रकार से काट छाट की जाए जैसे असम और जम्मू कश्मीर में किया गया कि कुछ विधानसभा और जिस लोकसभा जो परिसीमन किया गया है उनमें किसी में 10 लाख जनसंख्या है, किसी में 16 लाख है, और अपनी मनमर्जी से एक इस प्रकार का सेटअप किया गया कि ताकि सत्ता को कैसे हथियाया जा सके और कैसे सत्ता परिवर्तन ही नहीं। इसमें न जन भावनाओं का ध्यान रखा गया, न जन सुविधाओं का रखा गया। बिल्कुल किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया है। अब समस्या ये है इनके सामने, आज विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप 2023 के बिल का जो आरक्षण का जो बिल लाया उसको अभी से लागू कर दो, उसे अभी से लागू कर दो। जो 543 सीटें उसमें से 33%, और जब परिसीमन बढ़ेगा तो और हो जाएगा। लेकिन देना नहीं चाहते क्योंकि उसमें से तो लगभग 180 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। और देश के गृह मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि इससे जो 543 जो आप सब लोग चुनाव लड़ रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ महिलाओं को एक सांकेतिक रूप से सीटें बढ़ा के उनको अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है
जो पुरुष प्रधान देश है उसकी उन व्यवस्थाओं को आप चैलेंज नहीं करना चाहते, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो सिर्फ महिलाओं की आड़ में एक जो छद्म राष्ट्रवाद जिसको मैं कह सकता हूँ, उसके सहारे इस प्रकार का नैरेटिव सेट करना इस देश के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों के लिए घातक है। आज राजस्थान की विधानसभा है, उसमें लगभग 21 महिला विधायक हैं, लेकिन अगर कल को ये 2023 में जब पारित हुआ तो उसके चुनाव थे, उसके बाद में अगर 33% सीटें आरक्षित करती महिलाओं के लिए तो लगभग 66 महिलाएं सांसद आज विधायक होती है राजस्थान में। और वो अपनी नीति निर्धारण में, अपनी हिस्सेदारी में, महिलाओं के विकास में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनकी नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी और विचारधारा हो, वो इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहती। महिलाओं के विकास के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। बहुत पहले कुल मिला के सत्ता पक्ष विपक्ष को महिला विरोधी बताने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। दूसरा, कई युवा साथियों का मेरे पास प्रश्न है, उनका ये है कि भाई ये महिला आरक्षण बिल जैसे मान लो अब पारित नहीं हुआ, जो परिसीमन की आड़ में लाया गया था, क्या परिसीमन होगा या नहीं होगा? अब देखिए, सबसे पहले जातिगत जनगणना, और जो जनगणना है वो होगी 27 में, वो जातिगत जनगणना चालू होगी। उसके बाद में जनगणना के बाद में परिसीमन कमीशन जो बैठेगा, परिसीमन के लिए कम से कम 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, पहले का इतिहास बताता है। हाँ ठीक है, आज के टाइम में एक टेक्निकल दौर आ गया है तो कुछ प्रोसेस फास्ट हो सकती है वो, लेकिन तो राजस्थान में 2028 में जो चुनाव होंगे, क्या वो परिसीमन के दायरे में आ सकते? बहुत मुश्किल लग रहा है कि परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि महिला आरक्षण जो बिल आए हैं उसको लागू करने के लिए आपको जनगणना और परिसीमन दोनों करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सीटों का निर्धारण करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि परिसीमन हो जाए, सीटें बढ़ जाएं, लेकिन लागू नहीं हो, क्योंकि परिसीमन होने के बाद में जो परिसीमन आयोग होगा वो लोगों के बीच में जाता है, उनकी जो आपत्तियां होती हैं उनको सुना जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। लेकिन जो बिल अभी परिसीमन जो संशोधन बिल जो ला रहे थे वो परिसीमन के लिए था, तो उसके आड़ में बहुत बड़ा खेल होना चाहिए, नहीं लोकतंत्र का चीरहरण होने वाला था। लेकिन सबकी जागरूकता से और नेता प्रतिपक्ष से और विपक्ष की जो पार्टियां थी उनकी जागरूकता से एक तरफ सोशल मीडिया से लेके सारे बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई ये 17 अप्रैल का काला दिन हो गया, महिलाओं का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनको एक सीधा क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, वो था नहीं। सब लोग विपक्ष में थे, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल पहले पास इनके अंदर उन्हें षड्यंत्र की सच्चाई का पता था। हाँ, और आप देखिए, जैसे कल बिल गिरा, 12 साल में पहली बार सरकार का कोई सरकारी जो विधेयक जो ला रहे थे वो गिरा है। बड़ी आश्चर्य और बड़े देश के सामने बड़ा प्रश्न है कि एक ज़माना हुआ करता जब इंदिरा गांधी जी एक बिल लेके आई थी, वो गिर गया था, उन्होंने सरकार को भंग करके दोबारा लोकसभा के चुनाव कराए थे। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा भंग करवा के चुनाव करवा सकते हैं? आज नहीं करवा सकते। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है। आप इतिहास, मैं तो आपके जेवीपी मीडिया चैनल के माध्यम से मेरे तमाम राजस्थान के वासियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से अनुरोध है कि आप इस बिल को पढ़िए कि 2023 के बिल में क्या प्रावधान थे महिलाओं के, और 2026 में क्या? 2026 में जो महिला आरक्षण के नाम पर जो परिसीमन बिल आ रहे थे उसमें क्या प्रावधान है, और विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर आप पढ़ोगे पूरा ढंग से, लोगों को पढ़ने और समझने की तो फुर्सत ही नहीं है ना, वो तो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहे हैं। नहीं, कतई हम गलत नैरेटिव और गलत चीज़ों को लेकर देश को अस्थिर कर सकते हैं, विकास को अस्थिर कर सकते हैं, हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अस्थिर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि देश की आधी आबादी ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा क्यों नहीं है? जब सरकारी नौकरियों में कोटे में कोटा होता है, तो आप जब प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हो तो एसटी और एससी की जो रिजर्व सीटें उसमें महिलाओं को दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? और ओबीसी के लिए तो कोई कोटा ही नहीं है। ये बात 1980 में और उसके दशक के बाद में कंटिन्यू उठाई जा रही है। जो तमाम, चाहे बिहार के नेता हो, यूपी के नेता हो, दूसरे नेता हो, उन्होंने हमेशा बात कही है कि बिल में एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। वास्तविकता में विकास तो तब होगा ना अगर सबकी भागीदारी को भागीदारी नहीं देंगे। तो महिलाओं के नाम पर कौन लोग चुन के आएंगे? जिनके पास साधन संसाधन है, जो शहरों में रह रहे हैं, जिनका पहले से वर्चस्व है, उन लोगों की भागीदारी होगी। वो क्या गांव में जो अंतिम पंक्ति में बैठी हुई महिला है उसकी समस्या को क्या वो महिला सुन सकती है? कतई नहीं सुन सकती है। तो ये पूरा अन्याय है,
आधी आबादी को हिस्सा देना पड़ेगा, ओबीसी को हिस्सा देना पड़ेगा, और ये जातिगत जनगणना होगी, उससे आंकड़े साफ हो जाएंगे। जैसे अभी तेलंगाना का सर्वे आया है, आर्थिक और सामाजिक सर्वे, और परसों के अखबार में पूरे पढ़ा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को वो पढ़ना चाहिए बड़ी गंभीरता के साथ में कि एसटी एससी की क्या स्थिति है, ओबीसी की क्या स्थिति है, और जिन लोगों ने साधन संसाधनों पे कब्जा कर रखा है उनकी क्या स्थिति, वो कितने एडवांस हैं। तो ये वक्त है हिस्सेदारी और भागीदारी का। अच्छा, अभी एक तरफ अभी लेटेस्ट राजस्थान में मुख्यमंत्री के साले का एक आपराधिक प्रकरण सामने आया है और वो लगातार चर्चा में है। किस तरीके से सरकार में बैठे लोगों के नाते रिश्तेदार उनके नाम पर कितना बड़ा खेल कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश है? बिल्कुल। और ये जो प्रकरण अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे संबंधित ये जो प्रकरण साले का है या फिर अपने बेटों का है या रिश्तेदारों का, ये बड़ा चर्चित है। राजनीतिक अनुभव मेरा ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि इस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के नाम पे कोई कहता है कि मैं साला हूँ, कोई कहता है मैं बेटा हूँ, कोई कहता है मैं जीजा हूँ। इसके नाम पे कितनी बड़ी लूटपाट की जा रही है। और ये राजनीति एक सेवा है, ये व्यवसाय जिसको नहीं। बड़ा व्यापार बना दिया गया। वर्तमान समय में इतना बड़ा व्यापार बनाया जा रहा है जिससे जनता भी आहत है। और नेता ये सोचते होंगे, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो ये सोचते होंगे कि जनता को पता नहीं है या फिर नई पीढ़ी अपने सोशल मीडिया पे व्यस्त है। ऐसा नहीं है, जनता बहुत जागरूक है। समय बदलेगा, जनरेशन पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। उस पॉलिटिक्स में ये होगा आने वाले समय में कि जनता नेताओं की कॉलर पकड़ेगी और ये कहेगी कि साहब आपको हमने वोट दिया है, आपका ये नातेदार रिश्तेदार का आप हम जब काम के लिए आ जाते हैं तो ये बीच में कौन होता है, आप हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया। आपके नातेदार रिश्तेदार करोड़पति लखपति अरबपति बन रहे हैं और आम जनता का आम क्या जनता हाल हो पिस रहा है। रही है। और राजस्थान में तो अभी भजनलाल जी को लेकर जो प्रकरण हुआ, बड़ा जयपुर में हर गली में चर्चा है, ये हर गलियारे में चर्चा है, गली और गलियारों में चर्चा है। सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के किस प्रकार से मिसयूज करके ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है। क्योंकि राजनीति एक इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट हो गया है कि सब कुछ पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर रही है। आपको लगता है ये मुख्यमंत्री के नाते रिश्तेदारों तक ही सीमित है या मंत्री विधायकों के रिश्तेदार भी इसी तरीके से कर रहे हैं? ये जो परसेप्शन है और ये जो वास्तविकता है, ये सभी विधायक और मंत्री जो भी हैं उनके सब तक इस प्रकार का एक जाल है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों का ही भला करते हैं या फिर भला होता है। दोनों बात है कि उनके नाम पे यूज करना और कुछ एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, एक लगाव होता है कि अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना। तो दोनों ही प्रकार से हर विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनके आसपास उनके रिश्तेदार नातेदार ही मिलेंगे और वही साधन संसाधनों का जो बंटवारा हो रहा है उसमें हिस्सेदारी लूट रहे हैं। आम जनता गरीब हो रही है, जो कार्यकर्ता उसके आगे पीछे नारे लगा रहा है उसकी स्थिति आज भी वही है कि वो नेताओं पे निर्भर है कि किस प्रकार से मैं पार्टी की सेवा कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपना परिवार चला सकता हूँ। तो ये राजनीति वर्तमान समय में सेवा का भाव कम होता जा रहा है, लेकिन राजनीति बदलेगी। लोग वापस जनता के बीच जाएंगे और जनता नेताओं को ज़बरदस्ती अपने बीच खड़ा करेगी, जिससे जो व्यवसायीकरण हो रहा है राजनीति का वो भी बदलेगा। इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी बयान दिया था। उस बयान की गंभीरता है ये, और ये प्रकरण पूरा स्पष्ट होता है इससे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, अपने बेटों को, रिश्तेदारों को, जीजाओं को, सालाओं को, जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको दूर रखे, क्योंकि इससे मिसयूज होता है। और ये वास्तविकता आज सबके सामने आ गई है। सरकार का दायित्व होता पर्यावरण संरक्षण। एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला खूब। दादू पंत का भेराना धाम है, बहुत आस्था श्रद्धा का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हजारों पेड़ और लाखों जीव वहाँ रहते हैं, लेकिन उन सबको खत्म करके और रिको के नाम पर प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन किया जा रहा है। बड़ा आंदोलन संत और जनमानस कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहराना धाम का जो आंदोलन चल रहा है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पर्यावरण, प्रकृति, जीव जंतु के प्रति दया भाव दिखाना और उसको वास्तविकता में जीना, इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, फिर उसकी तरफ दूसरा आप पहलू देखोगे तो कि एक व्यापारी या चंद व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए पूरा जंगल सेठ के नाम। ये ही बहराना धाम का कारण है। डोलका बास में भी ऐसा ही हुआ, आज बहराना धाम में भी यही हो रहा है।
साधु संत कथा महात्माओं के सहारे भाजपा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है और साधु संतों को बुला के कथावाचक कथा कर रहे हैं। सरकार के लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। दूसरी तरफ बेहराना धाम जैसी जगह पर साधु संत महात्मा अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पीड़ित हैं। आप डेवलपमेंट कीजिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपको पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जीव जंतुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उस क्षेत्र की जनभावना का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। एक तरफ आप खेजड़ी के लिए कानून बना रहे हो, दूसरी तरफ खेजड़ी कट रही है रातों में। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे डेली किस प्रकार के वीडियो आते हैं। और ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम हो गया। बिल्कुल, और ये जनता देख रही है। एक जमाना हुआ करता था कि जनता तक बात जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन आज के समय में यूट्यूब चैनल हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, सब एक मीडिया चैनल हो गया पूरा। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन हर आदमी को पता है कि सरकार कह क्या रही है और कर क्या रही है। आप देखिए, ओरण बचाओ को लेके चाहे वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो, जब ओरण बचाने के लोग पैदल यात्रा करके आए जयपुर, तो उनको किस प्रकार से रोका गया, उनसे वार्तालाप नहीं की गई। ओरण बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये वास्तविकता में देखना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो पर्यावरण को लेकर जो छेड़छाड़ की जा रही है, वो हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, सरकार के लिए और आमजन के लिए भी। अभी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लगातार टाला जा रहा है और यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव भी पेंडिंग ही चल रहे हैं। क्या सरकार इतनी डरी हुई है कि चुनाव कराने में हिचक रही है, या वन स्टेट वन इलेक्शन को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है? देखिए, वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो इनका जो तथाकथित प्रोपोगंडा है, वो कभी सेट नहीं होगा, संभव नहीं है। आप देखिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है और उसके लिए बहुत से चीज़ें होना आवश्यक है। वो एक बड़ा विस्तृत विषय है चर्चा का। लेकिन राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव नहीं हो रहे, नगर निकाय नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। भाजपा और आरएसएस कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी समर्थक नहीं है। इनका जो संगठन है वो पूरा तानाशाही प्रवृत्ति का है। इनके संगठन में आज तक किसी महिला को, कोई चाहे आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, कितनी महिलाओं को प्रमोट किया। इनकी क्या स्थिति है, आप डेली देख रहे हो कि किस प्रकार से कितने नेताओं पर आरोप लगे हैं। आज संसद में सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो भाजपा पार्टी के हैं, जिनके ऊपर महिला बलात्कार अत्याचार के आरोप हैं। तो ये पूरा सिस्टम लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। पंचायती राज चुनाव नहीं करवाना और छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाना, ये सरकार की वो नीतियां हैं जिससे सरकार का ये तो मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना। बिल्कुल। और सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिन कामों को लेकर सरकार जनता के बीच में जाए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, भर्ती कैलेंडर जारी किया, वो भर्ती कैलेंडर पूरा नहीं हो रहा। आज अप्रैल आ गया, मई में इन्होंने कहा था कि मई में हम आरएस का विज्ञापन निकाल देंगे। कहाँ है विज्ञापन? नियुक्तियाँ नहीं मिल रही है, भर्तियाँ हो नहीं रही, हो रही हैं वो संविदा पर है। तो ये कोई आधार नहीं है जनता के पास जाने का। इसलिए, और ये सत्य है कि किसी भी चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतनी तेज़ गति से बाहर आती है। तो एक प्रकार का विद्रोह निश्चित है। इसलिए कैसे जैसे करके ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि कैसे विपक्ष को ही घेरा जाए। और चुनाव होना ज़रूरी है ताकि ग्रामीण पंचायती राज सिस्टम जो डेवलप किया गया है उसके माध्यम से लोगों का विकास हो सके। शहरों में रहने वाले लोगों का और कुछ चंद अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास करना कोई विकास नहीं है। विकास अंतिम आम जन का हो। आम जन का हो। लास्ट सवाल कि राजस्थान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर सेमिनार में सरकार और आरएसएस का एक बड़ा हस्तक्षेप हो रहा है, जिसको लेकर कई बार एनएसयूआई ने आंदोलन भी किया। आप लोग उस मामले में जेल भी जाकर आए। क्या स्थिति है कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को भी टारगेट किया जा रहा है और उनको मतलब अपने कब्जे में लेने की कोशिश है? देखिए, वर्तमान दौर में शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर इसलिए कब्जा किया जा रहा है कि देश का जो भविष्य है और जो वर्तमान है वो शैक्षणिक संस्थाओं से निकलता है। किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ कहाँ उठाई जाती है? यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेज में। तो किस प्रकार से उस सिस्टम को हाईजैक किया जाए जिससे मनगढ़ंत चीज़ें परोसी जाएँ। आप राजस्थान विश्वविद्यालय देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है। छात्र संगठन चाहे एबीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एसएफआई हो, कोई भी हो, वो अपना कार्यक्रम करवाए, अपनी बात रखे, स्टूडेंट्स के साथ में संवाद करे, प्रोटेस्ट करे, गलत हो रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएसएस क्या है? आरएसएस क्या एक छात्र संगठन है? आरएसएस क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है? आरएसएस क्या एक धार्मिक संगठन है? आरएसएस क्या सामाजिक संगठन है? आरएसएस क्या एनजीओ है? आरएसएस एनजीओ मान लो, चाहे सामाजिक संगठन मान लो, चाहे धार्मिक संगठन मान लो,
लेकिन उसका विश्वविद्यालय में क्या काम है? क्या वो रिसर्च का काम करता है? क्या कभी उसने कभी बेरोजगारों के हितों में आवाज़ उठाई? क्या किसानों के हितों में कोई आवाज़ उठाई? क्या किसी महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तो फिर ये क्या है? ये वो संगठन है जो नफरत फैलाता है, जो द्वेष की भावना फैलाता है, जिसने देश में संविधान लागू हुआ, जिसमें आप और मेरे जैसे लोगों को आज जो स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने, वो उसका विरोध किया, संविधान की प्रतिलिपियां जलवाई, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया, महिलाओं के प्रति इनकी क्या मानसिकता है पूरा देश जानता है। तो विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करवाना और विश्वविद्यालय में वो चीज़ें थोपना क्या सही है? नहीं है। इसलिए हमने विरोध किया और हम आगे भी विरोध करेंगे। और अगर विश्वविद्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार का आरएसएस का कार्यक्रम होगा तो उसका अब आने वाले समय में इतना बड़ा पुरजोर विरोध किया जाएगा कि सदियों में लोग याद रखेंगे कि इस प्रकार से नौजवान युवाओं ने किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और संविधान और आरक्षण, हिस्सेदारी और भागीदारी को बचाने के लिए किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। क्योंकि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ से हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। आज के समय में प्रोफेसर्स को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु तो ऐसे व्यवहार है कि उनके ऊपर तो जांच कमेटी का गठन हो रखा है। राज्यपाल महोदय उनकी जांच कमेटी आगे बढ़ा नहीं रहे, अपने आप को रजिस्टर्ड वेरीफाइड आरएसएस की संगठन और पुजारी साबित करने के लिए कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। हॉस्टलों की क्या स्थिति है, कोई ध्यान नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में और पूरे तमाम प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में कितने लोगों को रोजगार मिला? आज एक रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले कि बच्चे कॉलेज एजुकेशन छोड़ रहे हैं क्योंकि हर 3 महीने में आप असाइनमेंट ले रहे हो, हर 6 महीने में एग्जाम ले रहे हो। अरे भाई, आप बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में पीछे वालों का क्या होगा? कंप्लीट नहीं हो रहा, उससे पहले वो अधूरेपन में उलझ रहे हैं। लागू आप एक तरीके से करते हैं ना, विश्वविद्यालय में आप लागू नहीं कर पाए, आप बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर के कॉलेजों में लागू कर रहे हैं। आपके पास टीचर नहीं है। और एक वर्ग विशेष और उच्च जो वर्ग है, चाहे जिसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। और आम गरीब बच्चियों का जो शोषित, वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं, वो इन शिक्षा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। और उनमें आप पढ़ा क्या रहे हो? आप उसमें दे क्या रहे हो? सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, तो देश जाएगा कहाँ? तो ये पूरा गलत है और आने वाले समय में इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। उसकी विचारधारा पार्टी कोई भी हो सके, लेकिन छात्र जरूरी है। और छात्र, आज जो छात्र है, कल को वो समाज के मेन स्ट्रीम में जाएगा, कल को वही कोई बड़ा उद्योगपति बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा। लेकिन उसकी मानसिकता को अगर आप दबा दोगे, आज ऐसा भय का माहौल है कि आप अगर किसी के खिलाफ बोलोगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। अभी राजस्थान ही क्या देश भर में जितने भी जो सरकार के विरोध में कोई भी पोस्ट गिरवा हो जाती है, यानी बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन सरकार के विरोध में पोस्ट करते या तो उस चैनल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको मतलब रीच वैल्यू कम कर देते हैं, हटा देते हैं। ये भी एक स्वतंत्रता पर बड़ा कुठाराघात है। बिल्कुल, और ये हो रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो गए, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गए, जो अपनी स्वतंत्र आवाज़ रखते हैं, यूट्यूब चैनल्स हो गए, उनके पेज को भारत में बैन किया जा रहा है, दिखते नहीं है। उनकी पोस्ट को एल्गोरिदम से आउट किया जा रहा है। तो ये पूरा षड्यंत्र है और ये कहीं ना कहीं देश की संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आपको बोलने की आज़ादी देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करोगे तो बड़ी विडम्बना है ये कि आज हमारा जो देश है वो एक संविधान के भरोसे चल रहा है, लेकिन आसपास के जितनी भी कंट्री है उनकी स्थिति देखिए आप क्या हुआ। कट्टरता और एक विचारधारा विशेष को अगर आप लेके चलोगे तो किस प्रकार के हालात हैं पूरे हमारे पड़ोसी देशों के। तो इस देश में आप करना क्या चाहते हैं? इस देश को क्या आप अस्थिर करना चाहते हैं? क्या इस देश में विकास करना कुछ विशेष व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष के लिए ऑप्शन रह गया? क्या आप मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाहते हो? सिर्फ आप 2 वर्ग ही रखना चाहते हो कि एक तो हमारे इशारे पे, हमारे आश्रय से जीवन जिएगा और एक हम होंगे जो फैसला करेंगे। इस देश की रग रग में है कि कभी इस प्रकार के फैसलों को, चाहे किसी भी दौर की राजनीति रही हो, स्वीकार नहीं किया है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार का दमन नहीं करना चाहिए। आगे राजस्थान या देश भर में क्या बदलाव देखते हैं? राजनीतिक रूप से क्या होने वाला है? देखिए, अब जो राजनीतिक रूप से पहली बात यह है कि पिछले 12 साल में, जैसे वो एक कहावत है ना कि गंडक की और एक गुंडे की उम्र 12 साल होती है। तो इस प्रकार का एक आम पिछले 2 दिन से इस प्रकार का एक प्रचलन आम चर्चा में स्टूडेंट्स के बीच में है कि
12 साल में सरकार का एक विधेयक गिरा है और ये पहली बार हुआ है। तो इससे सरकार के उल्टे दिन जो एक तानाशाही प्रवृत्ति है वो काफ़ी लंबे समय से पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव से चालू हुआ है। और इसके साथ में आज के समय में जो नेता किसी भी पार्टी का हो वो ये सोचता है कि जनता मेरे इशारे पे चलेगी या फिर मैं जो चाहूँगा वो मेरे क्षेत्र में हो जाएगा, किस प्रकार के दूसरे लोगों का दमन कर दूंगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब जो ये नई जनरेशन है, आप देखिए राजस्थान की लगभग 200 विधानसभाओं विधायकों में से कितने विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं। लगभग 80 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि नई जनरेशन जो है उन्होंने ये तय किया है मानसिक रूप से मान लो या फिर प्रैक्टिकली दोनों रूप से कि यार किसी की बपोती थोड़ी है, यही व्यक्ति चुनाव लड़ता है, यही लड़ाता है, इसके घर में ही लड़ते हैं, तो नए को क्यों ना ऑप्शन दिया जाए ताकि वो किस प्रकार का काम कर सकता है। जो जनप्रति जो वादे कर रहे हैं, जो लोक लुभावनी बातें करते हैं, जुमले देते हैं, उनको धरातल पे उतारने की आवश्यकता है नहीं। ये जो नई जनरेशन है वो आपको इस प्रकार से परिणाम देगी कि आप सोच नहीं पाओगे और जो एक मठाधीश की जो एक राजनीति है वो ज़्यादा चलेगी नहीं। और देश में शिक्षा का विकास होना चाहिए, तर्क और विज्ञान की बात होनी चाहिए। संस्कार और संस्कृति हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक इन्वायरमेंट है, लेकिन आप उसके नाम पर किसी भी प्रकार से आप थोप नहीं सकते। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक स्लीवलेस लड़की जो अपने कपड़े पहन के आई थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ा ओपन विश्वविद्यालय है, सब चीज़ें पूरे देश भर के लोग आते हैं। बीजेपी का एक कार्यक्रम था, उस लड़की को स्वागत करने से रोका गया। तो ये किस प्रकार की मानसिकता है और किस प्रकार के छात्र संगठन इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं? तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तीसरी बात कि महिलाओं को लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है। आने वाले समय में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और चौथी बात कि हर वर्ग, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई दूसरा हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है। उसको समय पर उसके चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं दोगे तो बहुत बड़ी विकट परिस्थितियाँ प्रदेश और देश में हो सकती हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रोजगार है उसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट वगैरह बहुत सी चीज़ें, ये चुनौतियाँ हैं देश के सामने, प्रदेश के सामने। उनको समय पर सरकार को काम करना चाहिए, अन्यथा विकट परिस्थितियाँ हो सकती हैं। बड़ा गंभीर विषय रहेगा। चलिए, तो आप सबके बीच में सारी बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।